दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में आज की वीडियो में प्रस्तुत है संवैधानिक विकास और गवर्नर जनरल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत इतिहास खंड और अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं संवैधानिक विकास और गवर्नर जनरल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय प्रणाली की शुरुआत वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा? तो सही उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत तत्कालीन गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। इस प्रणाली को बाद में 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से वैधानिक मान्यता दी गई थी। तो 1859 में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई और 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा इसको वैधानिक मान्यता दी गई थी। याद रखिएगा, इसके प्रस्तावक लॉर्ड कैनिंग थे और इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग जैसे गृह, राजस्व, सैन्य, कानून और वित्त का प्रभार या पोर्टफोलियो सौंपा गया था। और इस प्रणाली ने भारत में आधुनिक मंत्रिमंडलीय यानी कैबिनेट शासन व्यवस्था की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट का मुख्य उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करना और गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सर्वोच्च न्यायालय के बीच क्षेत्राधिकार के विवाद को सुलझाना था। तो याद रखिएगा, इसे संशोधन अधिनियम 1781 भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था और इसका मुख्य लक्ष्य कलकत्ता की सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच टकरावों को समाप्त कर शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित करना था। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को केंद्रीय विधान परिषद में पेश किया गया, जिसके तहत मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के स्थानीय निकायों को सदस्य चुनने का अधिकार मिला था? तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1853 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को केंद्रीय विधान परिषद में पेश किया गया और इसमें मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के स्थानीय निकायों को सदस्य चुनने का अधिकार मिला था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन एक विसंगति है, लेकिन यह एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा है जहां सब कुछ विसंगति है। ये प्रसिद्ध कथन किस ब्रिटिश राजनेता ने 1833 के चार्टर एक्ट के दौरान कहा था? तो ये लॉर्ड मैकाले ने कहा था। याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले का कहना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन एक विसंगति है, लेकिन एक ऐसी प्रणाली का ये हिस्सा है जहां सब कुछ विसंगति है। ये लॉर्ड मैकाले का कथन है। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल में वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की नीति शुरू हुई और प्रांतों को अपने बजट प्रतिबंधित करने की आंशिक स्वतंत्रता दी गई? बजट प्रबंधित करने की तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1870 में। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी और इस कदम से प्रांतीय सरकारों को कुछ निश्चित सेवाओं जैसे शिक्षा, पुलिस और सार्वजनिक निर्माण के प्रबंधन के लिए प्रांतीय राजस्व जुटाने और खर्च करने का अधिकार दिया गया। इससे पहले सारा नियंत्रण केंद्र के पास होता था। अगला प्रश्न है, भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का पद किस अधिनियम के तहत सृजित किया गया था और उसकी सहायता के लिए कितने सदस्यों की इंडिया काउंसिल बनी थी? तो ये है भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य जो है शामिल थे इंडिया काउंसिल में। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन यानी डायरकी प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1919,
जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसमें पहली बार प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप जानते हैं संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर थे। अगला है किस अधिनियम के तहत बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया था, जो अंततः 1937 में प्रभावी हुआ? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया और ये 1937 में प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की जांच के लिए 10 वर्ष बाद किस वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान अधिनियम में ही शामिल था? तो ये साइमन कमीशन था। याद रखिएगा, साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था और इसकी घोषणा 8 नवंबर 1927 को स्टैनली बाल्डविन के नेतृत्व वाली ब्रिटिश रूढ़िवादी सरकार के द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इनका पूरा नाम सर जॉन आल्सेब्रुक साइमन था। इसमें कुल 7 ब्रिटिश सांसद शामिल थे। इसके गठन का उद्देश्य भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा करना और भारत के लिए आगे के संवैधानिक सुधारों का सुझाव देना था। चूंकि इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसको व्हाइट मेन कमीशन यानी श्वेत आयोग भी कहा गया। जब ये 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। तो भारतीयों द्वारा इसका पूरे देश में भारी विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन आयोग जो है ये 1927 में जो है गठित किया गया था, 27 में ब्रिटिश रूढ़िवादी सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कानूनी सदस्य कौन थे? तो ये थे SP सिन्हा यानी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जिनको लॉर्ड सिन्हा भी कहा जाता है। ये 1909 के सुधारों के तहत शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ब्रिटिश वायसराय ने भारत के अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए 1880 में स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों के आधार पर अकाल संहिता तैयार कराई थी? तो उत्तर है लॉर्ड लिटन ने। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के दौरान भारत में कई अकाल आयोग गठित किए गए थे। इनमें प्रमुख अकाल आयोग, जो पहला अकाल आयोग देखिए 1878 था, इसकी अध्यक्षता स्ट्रेची के द्वारा सर रिचर्ड स्ट्रेची के द्वारा की गई थी। 1878 का था और इसी सिफारिश के आधार पर लॉर्ड लिटन ने अकाल संहिता बनवाई थी। दूसरा अकाल आयोग 1897 में सर जेम्स लायल की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तीसरा अकाल आयोग 1901 में AP मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में और अकाल जांच आयोग 1943-44 में 1943 के बंगाल अकाल की जांच के लिए बने इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन वुडहेड थे। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा में आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करने का विवादास्पद निर्णय किस वायसराय ने लिया था, जिसका भारतीयों ने कड़ा विरोध किया? तो लॉर्ड लिटन ने 1876 में सिविल सेवा में जो आयु सीमा है उसको 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है, शाही उपाधि अधिनियम 1876, जिसको रॉयल टाइटल्स एक्ट कहा जाता है, इसके तहत महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से नवाजा गया और इसके लिए दिल्ली दरबार किसने आयोजित किया था? तो याद रखिएगा, महारानी विक्टोरिया को 1877 में आयोजित दिल्ली दरबार में जो है कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया और ये दरबार लॉर्ड लिटन ने जनवरी 1877 में आयोजित कराया था। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा के भारतीकरण की मांग को देखने के लिए 1886 में एचिसन आयोग के समय वायसराय कौन थे? तो सही उत्तर है लॉर्ड डफरिन, ये एचिसन आयोग के वायसराय थे। पहला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड का गठन, देखिए रेलवे बोर्ड का गठन किस वर्ष और किस वायसराय के कार्यकाल में थॉमस रॉबर्टसन समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में
आप एक जो महत्वपूर्ण प्रशासक रहे थॉमस रॉबर्टसन समिति के आयोग सिफारिश के आधार पर 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार और कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए 1917 में गठित सैडलर आयोग के 2 भारतीय सदस्य कौन थे? तो सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ये सैडलर आयोग के 2 भारतीय सदस्य थे। अगला है, 1924 में भारत में सिविल सेवा में सुधारों और प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा के लिए शाही आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। तो ये थे लॉर्ड ली, यानी ली कमीशन बना था। ली कमीशन वर्ष 1924 में भारत में सिविल सेवा सुधार और प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा के लिए गठित शाही आयोग था। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारतीय रियासतों के प्रति घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, जिसको रिंग फेंस पॉलिसी कहा जाता है, अपनाया था? तो सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स ने। दोस्तों, घेरे की नीति या पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस वारेन हेस्टिंग्स के समय में लागू की गई। उन्होंने 1774 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स ने कार्य किया था। इस नीति के जो उद्देश्य थे उसमें कंपनी विशेषकर बंगाल की सीमाओं की रक्षा के लिए पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करना और ब्रिटिश क्षेत्रों के चारों ओर बफर जोन बनाए जाएं ताकि बाहरी आक्रमणकारों को सीधे ब्रिटिश क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जा सके। अवध को एक बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया गया और कंपनी ने शर्त रखी कि नवाब अपनी सेना का खर्च खुद उठाएंगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में सैंडहर्स्ट कमेटी का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो उत्तर है भारतीय सेना के इंडियनाइजेशन यानी भारतीकरण के लिए। भारतीय सेना के भारतीकरण के लिए सैंडहर्स्ट कमेटी का गठन 1925 में किया गया था और भारतीय सेना के भारतीकरण की गति बढ़ाने के लिए ये कमेटी बनी थी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में बर्क यानी एडमंड बर्क द्वारा महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? हालांकि बाद में उन्हें बरी कर दिया गया था। तो वारेन हेस्टिंग्स पर बर्क के द्वारा महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, मराठा पेशवाओं के नियंत्रण वाले चौथ और सरदेशमुखीकरों के उन्मूलन और ब्रिटिश प्रभाव स्थापित करने का श्रेय किस वायसराय या गवर्नर जनरल को जाता है? तो सही उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग्स को। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच चला था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ अंतिम निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध का मुख्य कारण ब्रिटिशों द्वारा पिंडारियों यानी स्थानीय लुटेरों का दमन करना और मराठा पेशवा द्वारा ब्रिटिश आधिपत्य को चुनौती देना था। इसके नेतृत्वकर्ताओं में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसका नेतृत्व किया था ब्रिटिश सेना का, जबकि मराठों की ओर से पेशवा बाजीराव द्वितीय, मल्हारराव होरकर और अप्पा साहब भोसले ने नेतृत्व किया था। इसका कारण ये था, मराठा सरदारों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त गठबंधन बनाया गया और पिंडारियों को मराठों के द्वारा संरक्षण दिया गया। पेशवा की सेना को किरकी में भोसले की सीताबर्डी में और होलकर को महीदपुर में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है, हार्टोग समिति जो 1929 में गठित हुई थी, इसका संबंध ब्रिटिश भारत के किस क्षेत्र के सुधारों से था? तो हार्टोग समिति शिक्षा के विकास और विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में अपव्यय को रोकने से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, आप देखिए, बटलर समिति या हरकोर्ट बटलर कमेटी 1927 का गठन ब्रिटिश सरकार ने किस उद्देश्य से किया था? तो ब्रिटिश क्राउन यानी सर्वोच्च सत्ता और भारतीय रियासत यानी प्रिंसली स्टेट के बीच संबंधों की जांच और सुधार के लिए बटलर कमेटी, हरकोर्ट बटलर कमेटी 1927 का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में श्रम दशाओं में सुधार के लिए वर्ष 1929 में गठित राजकीय श्रम आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर कई श्रम कानून बने थे? तो ये थे व्हिटली और इनकी अध्यक्षता में व्हिटली आयोग का गठन किया गया था। श्रम दशाओं या श्रमिकों की दशाओं में सुधार के लिए 1929 में ये राजकीय श्रम आयोग था, उसके अध्यक्ष थे
इनकी रिपोर्ट के आधार पर कई श्रम कानून बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के काल में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत की गई थी? तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम के काल में, और ये हाई कोर्ट 1862 में इन हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई थी। और इन तीनों उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 के तहत महारानी विक्टोरिया द्वारा जारी किए गए शाही चार्टर के माध्यम से हुई थी। अगला प्रश्न है, 1944 में आई सार्जेंट योजना का मुख्य प्रस्ताव क्या था? तो भारत में 40 वर्षों के भीतर, बाद में इसे घटाकर 16 वर्ष किया गया था, भारत में 40 वर्षों के भीतर सार्वभौमिक, निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। सार्जेंट योजना 1944, जिसे भारत में युद्धोत्तर शैक्षिक विकास पर सार्जेंट रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के तत्कालीन शैक्षिक सलाहकार सर जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में तैयार की गई एक व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा योजना थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य पूरे भारत में अगले 40 वर्षों के भीतर यानी 1984 तक साक्षरता और शैक्षिक मानकों को इंग्लैंड के स्तर तक बढ़ाना था। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए नर्सरी स्कूलों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस योजना का जो अवधि 40 साल के लिए था, बहुत लंबा था, जिसे बाद में घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया था। और ये योजना युद्ध के बाद की परिस्थितियों में बनाई गई थी, लेकिन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना पहली बार किस वर्ष और किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो सही उत्तर है 1926 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत ली आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने न्यायिक सुधारों के अंतर्गत सर्किट कोर्ट यानी भ्रमणकारी अदालतों की स्थापना की थी, जिन्हें बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंद कर दिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक सुधारों के अंतर्गत भ्रमणकारी अदालतों की स्थापना की थी, जिनको लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, महानिबंधक यानी रजिस्ट्रार जनरल का पद और भारत में सांख्यिकी सर्वेक्षण की नींव किसने रखी थी? तो लॉर्ड मेयो ने। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए, लॉर्ड कर्जन ने भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक संबंधों और रूसी प्रभाव को रोकने के लिए 1904 में किसके नेतृत्व में एक मिशन तिब्बत भेजा था? तो कर्नल फ्रांसिस यंग हसबैंड। आप जान लीजिए 1903-4 में ये मिशन तिब्बत भेजा गया था। यंग हसबैंड मिशन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा, देखिए यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के द्वारा, इसको जरूर याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा तिब्बत भेजा गया ब्रिटिश सैन्य अभियान था। मध्य एशिया में रूसी विस्तार यानी ग्रेट गेम के भय से प्रेरित होकर इसका उद्देश्य राजनयिक संबंध स्थापित करना, व्यापारिक मार्ग बनाना और तिब्बत और सिक्किम के बीच सीमा विवाद को हल करना था। इसका नेतृत्व ब्रिटिश अन्वेषक और राजनयिक कर्नल फ्रांसिस यंग हसबैंड के नेतृत्व में ब्रिटिश भारतीय सेना के सशस्त्र सुरक्षा दस्ते के साथ किया गया था और अभियान दल ने भीषण सर्दी में हिमालय को पार किया, जिसमें उन्हें कठिन परिस्थितियों और तिब्बती सेनाओं के सशस्त्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। और अगस्त 1904 में अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक लहासा पर कब्जा कर लिया, जबकि 13वें दलाई लामा निर्वासन में चले गए। यंग हसबैंड ने तिब्बती सरकार को लहासा संधि 1904 पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसमें भारी हर्जाने की मांग की गई और ब्रिटेन को महत्वपूर्ण व्यापारिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अगला प्रश्न है, 1945 में बेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों, शिमला सम्मेलन इसलिए असफल हुआ क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की ये जिद थी कि कार्यकारी परिषद में सभी मुस्लिम सदस्यों को नामित करने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों की समीक्षा के लिए गठित मेस्टन कमेटी 1920, मेस्टन समिति 1920 का मुख्य कार्य क्या था? तो याद रखिएगा, मेस्टन समिति का मुख्य कार्य प्रांतों द्वारा केंद्र सरकार को दिए जाने वाले वित्तीय योगदान यानी प्रोविंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन का निर्धारण करना था। याद रखिएगा, देखिए, मेस्टन समिति प्रांतों द्वारा केंद्र सरकार को दिए जाने वाले वित्तीय योगदान का निर्धारण करना, ये
1920 में गठित मेस्टन समिति का मुख्य कार्य था। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल में दीपावली घोषणा यानी दीपावली डिक्लेरेशन 1929 की गई, जिसमें भारत को भविष्य में डोमिनियन स्टेटस देने का अस्पष्ट वादा था? तो ये लॉर्ड इरविन के समय में हुई थी। दीपावली घोषणा, जिसे इरविन घोषणा के नाम से जाना जाता है, भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा 31 अक्टूबर 1929 को दिया गया एक ऐतिहासिक बयान था, जिसमें ये प्रतिज्ञा की गई थी कि भारत के लिए ब्रिटिश नीति का अंतिम लक्ष्य डोमिनियन स्टेट्स प्राप्त करना था। इसमें कहा गया कि भारत की संवैधानिक प्रगति का स्वाभाविक परिणाम डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति है, और घोषणा में ये बताया गया था कि भविष्य के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश, भारतीय और रियासती राजाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसे जानबूझकर 31 अक्टूबर 1929 को हिंदू त्यौहार दीपावली के साथ मेल खाने के लिए जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गठित प्रथम विधि आयोग यानी लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का मसौदा तैयार किया? तो ये थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर पहला आधिकारिक सरकारी प्रस्ताव किस वर्ष और किस वायसराय द्वारा लाया गया था, जिसे इस क्षेत्र का मील का पत्थर माना जाता है? तो 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन पर पहला आधिकारिक सरकारी प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1913 में लोक सेवाओं पर गठित एलिंगस्टन आयोग का मुख्य सिफारिश क्या था? तो सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराया जाए, ये एलिंगस्टन आयोग की मुख्य सिफारिशों में शामिल था। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को संकटकालीन स्थिति में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत में अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1861 यानी 1861 के माध्यम से दी गई, और इस अधिनियम की धारा 23 के तहत गवर्नर जनरल को आपातकालीन स्थितियों में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इन अध्यादेशों की वैधता अधिकतम 6 महीने तक होती थी, और ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 आप जानते हैं, अनुच्छेद 123, जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत जो विषय संघ, प्रांत या समवर्ती सूची में शामिल नहीं थे, वे अवशिष्ट शक्तियां किसे सौंपी गई थी? तो ये गवर्नर जनरल या वायसराय के पास अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। दोस्तों, ऐसे विषय जो संघ, राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं थे, तो वो अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में कृषि सुधारों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समीक्षा के लिए 1926 में गठित लिनलिथगो आयोग के समय वायसराय कौन था? तो सही उत्तर है लॉर्ड इरविन थे। अगला प्रश्न है कि किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों को पूरी तरह अलग कर दिया गया और उसे विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया? तो याद रखिएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव और व्यापारिक यानी जो कमर्शियल ट्रेडिंग वाले कार्य थे वो पूरी तरह अलग कर दिए गए। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत में ब्रिटिश निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस प्रणाली के तहत गारंटी शुदा ब्याज दर पर निजी कंपनियों को रेलवे निर्माण का ठेका दिया गया था? तो ये सिस्टम था गारंटी प्रणाली या गारंटी सिस्टम। इसके तहत जो है गारंटी शुदा ब्याज दर पर निजी कंपनियों को रेलवे निर्माण का ठेका दिया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में मुद्रा और वित्त की समस्याओं की जांच के लिए 1925 में गठित हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर किस प्रमुख संस्थान की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1925 में हिल्टन यंग कमीशन नियुक्त हुआ था, और देखिए ये भारतीय मुद्रा और वित्त पर शाही आयोग था। इसका उद्देश्य भारत की मौद्रिक प्रणाली में सुधार करना था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के निर्माण की सिफारिश शामिल थी।
इस रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 बना और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर। आयोग ने रुपए पाउंड की दर को विवादास्पद 1 शिलिंग 6 पेंस पर निर्धारित किया था और इसने पूर्ण स्वर्ण मुद्रा के बजाय स्वर्ण बुलियन मानक को अपनाने की सलाह दी थी। अगला प्रश्न है 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगपतियों द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए तैयार की गई योजना का क्या नाम था? तो इसका नाम था बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान 1944-45 में बॉम्बे प्लान, इसकी रूपरेखा जो है भारत की स्वतंत्रता के बाद के आर्थिक विकास की रूपरेखा थी, जिसे JRD टाटा और GD बिरला सहित 8 प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों द्वारा तैयार की गई थी। इसमें एक मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए राज्य के आर्थिक जो है हस्तक्षेप का समर्थन किया गया था। 15 वर्षों की अवधि के भीतर भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना और कुल राष्ट्रीय आय को तिगुना करना इसका लक्ष्य था। इसमें उद्योग, कृषि, संचार और सामाजिक अवसंरचना में वितरित करने के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की आवश्यकता पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किस योजना के प्रस्तावों के तहत की गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के तहत जो संविधान सभा थी उसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।